हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीएस एक्सपर्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक इकोनॉमिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि स्टेट पीसीएस और बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है। तो बैंक और एसएससी में तो इम्पोर्टेंट है ही है, साथ ही साथ ये आईएएस में भी पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। फ्रेंड, तो हम लोग इसमें बात कर लेते हैं हमें इसमें पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहले नेशनल इनकम में हम प्लॉट कर लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम के बारे में, जानेंगे इसमें क्या क्या डिफ़ाइन करेंगे, इसके बारे में पूरा हम देखेंगे। फिर उसके बाद जो है हिस्ट्री देखेंगे कि सबसे पहले नेशनल इनकम के बारे में किसने पब्लिश किया था, किसने रिपोर्ट बनाई थी। फिर उसके बाद देखेंगे कि कौन पब्लिश करता है करंट में, ठीक है। फिर उसके बाद जीडीपी के बारे में पढ़ेंगे, जीएनपी क्या होती है इसके बारे में देखेंगे, और रिलेशन देखेंगे नेशनल इनकम मतलब जीडीपी और जीएनपी के बीच। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ जीडीपी, कितने तरीके के मेथड होते हैं ये देखना है हमें। फिर उसके बाद एनडीपी के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद एनएनपी के बारे में बात करेंगे। फिर पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करी जाती है इसके बारे में बात करेंगे। फिर क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेशनल इनकम है क्या, नेशनल इनकम के बारे में देखते हैं। नेशनल इनकम सबसे पहले किसने दी थी, ठीक है, ये भी देखेंगे इस टॉपिक में। तो नेशनल इनकम एक तरह से फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है। ये फाइनल गुड्स और सर्विसेज कहलाई जाती है नेशनल इनकम, ठीक, एक फाइनेंशियल ईयर में। अब नेशनल इनकम को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेट। नेशनल इनकम इक्वल्स टू हम लोग कैलकुलेट करते हैं जीडीपी, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग करते हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना तो हम लोग जीएनपी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो तो हम लोग एनडीपी को कैलकुलेट कर देते तो नेशनल इनकम निकल आती, और नेशनल इनकम कैलकुलेट करना हो तो हम लोग एनएनपी को कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी ये चारों ही मेथड से हम लोग नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। किसी भी देश में ये चारों मेथड है जो यूज़ करते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, ठीक। तो इन चारों के बारे में हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग क्या बातें करेंगे कि नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करी थी। तो सबसे पहले जो कैलकुलेट करी थी वो दादा भाई नौरोजी ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, ठीक है। कब किया था, तो 1868 में किया था। कितने रुपीज़ किया था, तो करीब 20 रुपीज़ पर कैपिटा इनकम पर व्यक्ति, प्रति व्यक्ति आय निकाली थी। और अपनी एक बुक में लिखा था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये कई बार क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है, मैच दी कॉलम में आया है कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल किसने लिखी है, तो दादा भाई नौरोजी इसके राइटर थे, ठीक है। तो इनकी इकोनॉमिक्स की बुक है जो इन्होंने लिखी थी। अब बात करते हैं कि देश में नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है। तो ये है, मतलब देश आज़ाद हो जाने के बाद नेशनल इनकम कमेटी एक बनाई गई थी जिसके हेड थे पीसी महानोबिलिस। जो सेकंड प्लानिंग कमीशन जो आधार था उसके भी पीसी महानोबिलिस थे, ठीक है। पहला तो आधार आप जानते ही हैं, हैरोल्ड डॉमन मॉडल था, ठीक है। अब बात करें इन्होंने कितनी निकाली तो 8710 करोड़ है, और पर कैपिटा इनकम कितनी निकली थी तो 225 है। ये आपको बता दिया, किसी एग्जाम में ये पूछा नहीं, ठीक है, इस पे ध्यान भी देने वाला नहीं है। आगे बात करते हैं कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है हमारे देश की। तो ये सीएसओ एक एजेंसी है, वो कैलकुलेट करता है। सीएसओ इसका राइट आंसर भी रहेगा। हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है भी कि नेशनल इनकम कौन कैलकुलेट करता है, तो सीएसओ उसमें लिखा होगा। ये कब बनी थी संस्था, ये इंस्टीट्यूशन कब बना था, तो ये 2 मई 1951 को बनाया गया था, ठीक। इसके करंट के जो मिनिस्टर हैं वो हैं राव इंद्रजीत सिंह, ये हैं मिनिस्टर इसके। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो मिनिस्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। इसमें 2 विंग्स भी काम करती हैं, वो भी इसी के बनने के 8 साल बाद बन गई थी, ठीक है। एक का नाम है एनएसओ और एक का नाम है एनएसएसओ, ठीक है। एनएसओ का मतलब फुल फॉर्म है नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और एनएसएसओ का फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है, ठीक है। अब ये जो दोनों हैं इनके बारे में इतना ही है कि 2019 में इन दोनों को क्या कर दिया है, गवर्नमेंट ने इसे मर्ज कर दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट ने इसे मर्ज कर दिया गया है 2019 में। अब एक ही एजेंसी बची है और एनएसओ ही बचा है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग जीडीपी की।
तो जीडीपी जिसके बारे में इतनी देर से हम लोग बोल रहे हैं, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो इसके बारे में आप समझ लेते हैं ये है क्या। तो ये एक तरह की मॉनेटरी वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन ए फाइनेंशियल ईयर, या एक वित्तीय वर्ष में घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु या सेवाओं का मौद्रिक मूल है। ठीक है, ये जो मौद्रिक मूल लिखा हुआ है, मॉनेटरी वैल्यू लिखा है, इसका कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है इनकम, इनकम किसी तरह का इनकम। ठीक है, अब इनकम या फिर हम लोग बोल सकते हैं मनी, इनकम या फिर मनी बोल सकते हैं। ठीक, अब ये जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है इसमें ये इंक्लूडेड है। दूसरा कह रहा है किसी भी देश के अंदर यानी डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर, और तीसरा कह रहा है एक फाइनेंशियल ईयर। ये तीन कंडीशन है जो आपको याद रखनी है, जैसे कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को कैलकुलेट करना है इसमें। ठीक है, इंटरमीडिएट नहीं, फाइनल गुड्स आएंगे। गुड्स भी दो तरीके के होते हैं, एक फाइनल होता है और एक इंटरमीडिएट होता है। लेकिन जो फाइनल होता है वो भी दो तरीके के होता है, एक होता है कैपिटल गुड्स होता है और एक होता है कंजप्शन गुड्स होता है। ठीक है, कंजप्शन जो खाया पिया जा सके या कुछ और भी होता है। इसमें कैपिटल गुड्स होता है जो इन फ्यूचर मनी जनरेट करके दे, इंडस्ट्रियल गुड्स भी उसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक, ये भी होता है। और कंजप्शन में भी फिर दो तरीके के होते हैं, एक होता है ड्यूरेबल जिनकी लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ड्यूरेबल होते हैं, और एक होता है नॉन ड्यूरेबल जिनकी लाइफ बहुत कम होती है, ज़्यादा एक हफ्ता, जैसे ज़्यादातर फूड आइटम्स होते हैं ये सब। ठीक है, और जो ड्यूरेबल होते हैं वो जैसे कि एसी है, फैन है, इस तरह के थे। ठीक है, बाइक है, ठीक, इस तरह की, इतने बोलते हैं ड्यूरेबल। ठीक, अब ये समझ में आ गया होगा आपको फाइनल गुड्स एंड सर्विस में क्या क्या आ रहा है। तो ये इंक्लूडेड है, फाइनल गुड्स में कैपिटल गुड्स है, कंजप्शन गुड्स है, ये फाइनल गुड्स कहलाते हैं, रॉ मटेरियल टाइप नहीं, कच्चा नहीं। ठीक है, अब इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है डोमेस्टिक टेरिटरीज। डोमेस्टिक टेरिटरी यानी हमारे देश का मैप आपने देखा है, हमारे देश के अंदर, इंडिया के बाहर नहीं। कोई चीज़ अगर श्रीलंका में प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हमें यहाँ पे कैलकुलेट नहीं करना। अगर कोई चीज़ श्रीलंका में है, यूएसए में है, कहीं पे भी हो रही है, उसको हमें नहीं कैलकुलेट करना। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं शाहरुख खान का दुबई में बंगला है, ठीक है, और उसको वो रेंट में उठा देते हैं, तो उससे जो किराया आ रहा है वो क्या जीडीपी में कैलकुलेट होगा? वो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो तो दुबई में ना, इंडिया में थोड़ी ना है, तो वो नहीं कैलकुलेट होगा। मान लेते प्रियंका चोपड़ा हैं, हॉलीवुड में वर्क कर रही हैं, ठीक है, उनकी जो इनकम हो रही है वो क्या यहाँ पे जीडीपी में कैलकुलेट होगी? वो बिल्कुल कैलकुलेट नहीं होगी। ये जो हमारी नैनो कार है, इसका अगर शोरूम खोल दिया जाए, यूएसए में शोरूम खोल दें नैनो कार का, तो वो जो इनकम हो रही, सेलिंग हो रही, वो क्या यहाँ पे कैलकुलेट होगी? वो बिल्कुल भी नहीं होगी, जीडीपी में कैलकुलेट बिल्कुल भी नहीं होगी। ये बात याद रखिए। फिर कौन से प्रोडक्ट कैलकुलेट होंगे? जो हमारे देश के अंदर है। अगर मान लेते हैं नेपाल के लोग हैं, नेपालीज हैं, और वो यहाँ पे आके वर्क कर रहे हैं, तो उनकी इनकम कैलकुलेट होगी। ठीक है, इंडिया के तो लोगों की कैलकुलेट होगी, साथ ही साथ बाहर के लोगों की भी कैलकुलेट होगी। जैसे बहुत से लोग हैं जो इंडिया में वर्क करते हैं, नेपाली हैं, भूटान के लोग हैं, श्रीलंका के लोग हैं, वो लोग यहाँ आके जॉब करते हैं, उनकी इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होगी। ठीक है, इसमें दो तरह के लोगों की इनकम कैलकुलेट होगी, यानी रेजिडेंट की, जो देश के नागरिक है, उनकी भी इनकम कैलकुलेट होगी, और जो गैर नागरिक है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट, उनकी भी इनकम कैलकुलेट होगी। एक पॉइंट याद आ रहा है मुझे, नागरिक से गैर नागरिक से, जैसे कि जो नागरिक हैं उनको जो अनुच्छेद में स्पेशल जो अधिकार हैं, ठीक है, आर्टिकल 15 है, 16 है, ठीक है, 19 है और 29 है और 30 है, ये जो आर्टिकल हैं, ये आर्टिकल नॉन रेजिडेंट के लिए नहीं है। ठीक है, ये रेजिडेंट के लिए हैं, और बाकी और भी आर्टिकल है जो रेजिडेंट के लिए तो है ही है, वो नॉन रेजिडेंट के लिए भी है। ठीक है, तो इस तरह के लोग जो देश के अंदर जॉब करते हैं, उनकी इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होगी, और किसी की इनकम कैलकुलेट नहीं होगी। अब बात करते हैं एक फाइनेंशियल ईयर। तो एक फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। आपको पता है इससे पहले बजट पेश किया जाता है, फिर फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है। जैसे 2020 की बात करें तो 2020 से स्टार्ट होगा, और कहाँ तक जाएगा? 31 मार्च तक जाएगा, और 2021 तक होगा। ठीक, तो ये है हमारा एक फाइनेंशियल ईयर। तो 3 बातें आपको याद रखनी, एक ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस, दूसरी बात ये डोमेस्टिक टेरिटरी, और तीसरा ये फाइनेंशियल ईयर है। ये 3 कंडीशन अगर आपको याद है तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी। ठीक, देश के बाहर अगर है कोई
प्रोडक्शन हो रहा है तो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अंडमान निकोबार में अगर प्रोडक्शन हो रहा है तो कैलकुलेट करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि वो अपनी यूनियन टेरिटरीज में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीएनपी की। जीएनपी में देखिए, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नॉर्मल रेजिडेंट इन ए फाइनेंशियल ईयर। नॉर्मल रेजिडेंट जो कैलकुलेट करे, ठीक है, नॉर्मल रेजिडेंट वही नागरिक के बारे में बात करी गई है। ठीक है, ये कौन से नागरिक हैं इनके बारे में बात करी गई है, नॉर्मल रेजिडेंट। अब ये कौन है नॉर्मल रेजिडेंट? जैसे कि जिन्हें अधिकार है, वही मैंने जो आर्टिकल आपको बताया 15, 16, 19 और 29 इस तरह से हैं, ये सब नॉर्मल रेजिडेंट। ठीक है, अब ये नॉर्मल रेजिडेंट चाहे शाहरुख खान का दुबई में बंगला हो, चाहे ना कार है नैनो कार वो यूएसए में हो, चाहे प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में वर्क कर रही हो, इन सब की इनकम यहाँ पे कैलकुलेट होगी जीएनपी में। ठीक है, और कहीं नहीं कैलकुलेट होगी। ठीक है, मान लेते हैं कोई जहाज है, ठीक, कार्गो है, जो इंडिया से जा रहा है यूएसए, तो उसकी इनकम जीडीपी में कैलकुलेट होगी। ठीक, अगर मान लेते हैं कोई यूएसए में इंडिया का ही कार्गो है, वो इंडिया आ रहा हो, ठीक, तो ये जीडीपी में आएगा कि जीएनपी में आएगा? तो ये ऑफ कोर्स जीएनपी में आएगा। ठीक, क्योंकि देश के बाहर है, इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कौन नॉर्मल लिए जाएंगे, यहाँ पे तो रेजिडेंट लिए जाएंगे, सिर्फ इनकी इनकम कैलकुलेट होगी, और जो नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, इनकी इनकम जो है कैलकुलेट यहाँ पे नहीं होगी। तो इसके आगे आप लोग क्रॉस लगा दीजिएगा। ठीक, अब बात करते हैं दोनों में रिलेशन। ठीक है, रिलेशन निकालने से पहले एक बार और हम लोग ध्यान से इसको पढ़ लेते हैं कि जीडीपी और जीएनपी होता क्या है। अगर हम इसी फॉर्मूले में, अगर इसी में जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ए बी सी, ये 3 तरीके के लोग हैं। ठीक है, पर्सन है ये, ए बी और सी। ए कौन लोग हैं? ए वो लोग हैं जो नॉर्मल रेजिडेंट है, यानी हमारे देश के नागरिक हैं। ठीक है, और हमारे देश में ही रहते हैं। ठीक, तो हमारे देश के नागरिक है जो हमारे देश में रहते हैं और वो यहीं पे ही बिजनेस करते हैं, इस तरह का ए इंसान है। बी कौन है? जो हमारे देश के नागरिक हैं लेकिन ये जॉब करते हैं बाहर, जैसे गल्फ़ कंट्री में बहुत से इंडियन जॉब करते हैं। ठीक है, तो इस तरह के लोग हैं। दूसरा कौन आ गया? सी कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट है। ठीक है, नॉर्मल नहीं, नॉन रेजिडेंट है, जो कि डोमेस्टिक टेरिटरीज में वर्क करते हैं, यानी हमारे देश के अंदर वर्क कर रहे हैं, इस तरह के लोग। एक डी भी आ जाता है जो नॉन रेजिडेंट है और अपने ही देश में वर्क कर रहे हो। ठीक है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना हमारा जीडीपी इनसे कैलकुलेट होता है, नहीं हमारा जीएनपी कैलकुलेट होता है, हमारा तो इनसे जीडीपी जीएनपी कैलकुलेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले, अगर हम ये इसको जो लिखा हुआ है ए प्लस अगर हम बी कर देते हैं तो जीएनपी होगा कि जीडीपी होगा, ए प्लस अगर हम सी कर देते हैं तो जीएनपी होगा कि जीडीपी होगा। इसमें से कौन सा जीएनपी होगा और कौन सा जीडीपी होगा? तो अगर हम ए प्लस बी कर देते हैं तो नो डाउट ये हमारा क्या हो जाएगा? जीएनपी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस सी कर देते हैं तो नो डाउट ये हमारा क्या हो जाएगा? जीडीपी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? देखो, अब यहाँ पे बात कर रहे हैं रेजिडेंट की बात कर रहा है। ठीक है, ए प्लस बी में, यहाँ पे भी रेजिडेंट, दोनों में रेजिडेंट यानी देश के नागरिक हैं। अब एक आ जाता है डोमेस्टिक टेरिटरीज और एक आ जाता है अब्रॉड। ठीक है, तो यहाँ पे कौन लोग कैलकुलेट होंगे? वो लोग जो देश में भी नागरिक कैलकुलेट होंगे। तो नागरिक तो इसमें भी है, तो इसमें भी नागरिक है, तो ये इसीलिए यहाँ पे जीएनपी लिखा गया है, यानी देश के लोग चाहे देश के बाहर हो चाहे देश के अंदर हो, लेकिन यहाँ अब्रॉड का ज़्यादा वैल्यू दे दिया गया तो इसलिए हमने यहाँ पे जीएनपी कर दिया है। अब बात करते हैं ए प्लस सी की, तो ए प्लस सी में क्या आ रहा है? नॉर्मल रेजिडेंट आ रहा है, यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है यानी गैर नागरिक। ऐसे लोग यहाँ पे नहीं आएंगे। ठीक है, गैर नागरिक नहीं है, लेकिन हमारे देश के अंदर है, डोमेस्टिक टेरिटरीज में ये कॉमन है, तो इसको हम लोग किस में कैलकुलेट करेंगे? डोमेस्टिक टेरिटरीज में है तो ये जीडीपी में आ जाएगा। ठीक, तो ये रिलेशन एक बिल्ड होता है जीएनपी और जीडीपी में। समझ में आ गया होगा आपके? ठीक है, अब देखिए हमने ए हटा दिया। ए वो लोग थे जो देश के लोग थे, मतलब नागरिक थे और देश में ही काम कर रहे थे डोमेस्टिक टेरिटरीज में। अब बात करते हैं हम बी और सी में। ठीक है, तो अगर हम बी को हम ये लिख सकते हैं ना, ये हमारे देश के नागरिक हैं और देश के बाहर जॉब कर रहे हैं, तो इनको हम लोग क्या लिख सकते हैं? जीएनपी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरह इसको भी हम लोग कर सकते हैं कि यहाँ हमारे देश के नागरिक नहीं है, गैर नागरिक है, लेकिन हमारे देश में जॉब कर रहे हैं, तो हम इसकी जगह जीडीपी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इसका हम लोग बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं प्रियंका चोपड़ा, जो कि हॉलीवुड में काम कर रही हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं जैकलीन
फर्नांडिस जो कि बॉलीवुड में काम कर रही हैं। ठीक, दोनों एक दूसरे के टक्कर में हैं, इसलिए इन दोनों का एग्जाम्पल ले लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। अब क्या करें हम लोग, प्रियंका चोपड़ा की इनकम जो है जैकलीन फर्नांडिस की जो इनकम है इससे हम लोग माइनस कर दें। हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। नेट इनकम निकाल लें हम लोग, नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं NIFA। ठीक, और उसी तरह हम लोग भी यहाँ पे वही चीज़ करें जो यहाँ पे करा, यानी GNP से माइनस कर दे किसको, हम लोग GDP को माइनस कर दें। ठीक, अब क्या होगा, ये जो लिखा हुआ है NIFA नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड, ऐसे बहुत से लोग होंगे, तभी यहाँ पे मैंने नेट लगाया है। खाली अगर प्रियंका चोपड़ा या जैकलीन फर्नांडिस होगी तो इनकम फ्रॉम एब्रॉड माइनस करता, लेकिन यहाँ पे क्या है, नेट इसलिए लगाया क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जैसे बहुत से लोग हैं। आपको पता है कि गल्फ कंट्री जो है, ठीक है, गल्फ कंट्री में आपको पता है कौन कौन से देश आ जाते हैं। जैसे कि हम बात करें कुवैत की, तो कुवैत में हर चौथा आदमी, फोर्थ आदमी जो है इंडियन है। ठीक है, अब जैसे UAE आ जाता है, UAE में हर 10वां आदमी इंडियन है। ठीक है, सऊदी अरब आ जाता है, सऊदी अरब में भी हर जो है 20वां आदमी इंडियन है। ठीक, उसी तरह गल्फ में ज़्यादातर जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो ज़्यादातर कौन है, इंडिया के हैं, इंडिया को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब इंडिया जो है नंबर 1 में है। इंडिया जो है बाहर से जो पैसा भी भेजती है, करीब 75 लाख करोड़ इतने जो है रेमिटेंस भेजा था इंडिया ने। ठीक, इतना पैसा, तो सोच लीजिए कि इंडिया नंबर 1 पे चल रही, पिछले 10 साल से इंडिया नंबर 1 पे है इस रैंक में, कि इंडिया के लोग बाहर रह रहे हैं और यहाँ पे पैसा सेंड कर रहे हैं। ठीक, तो इस केस में हमने, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, नेट लगा दिया। अब GNP इक्वल्स टू हमने GDP कर दिया। ठीक, अब जो इसका रिलेशन आया बिल्डो के, वो ये आ जाएगा कि GNP यहाँ पे लिखा भी हुआ है इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, GDP माइनस NIFA हो गया। ठीक, अब ये जो NIFA है ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड है, लेकिन ये भी 3 तरीके की होती है। ठीक है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग। जैसे कि पहली बात हम ये करते हैं कि ये पहला क्या होता है, ट्रेड बैलेंस। इंडिया जो ट्रेड बैलेंस करता है, ट्रेड बैलेंस यानी व्यापार जो होता है बाहर से, इंटरनेशनल जो बिजनेस होता है, व्यापार होता है, आपने, हम ये पढ़ाएंगे, ट्रेड बैलेंस में ये पढ़ेगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें जो इंडिया की जो इनकम है, जैसे कि इंडिया क्रूड ऑयल ले लेता है, सबसे ज़्यादा कच्चा तेल UAE सऊदी अरब से लेता है या ईरान से लेता है। ठीक है, तो इसमें इंडिया हमेशा माइनस में ही रहता है ट्रेड बैलेंस में। ठीक, अगर हम दूसरी बात करें, दूसरा क्या आता है NIFA में, NIFA में या नेशनल इनकम फ्रॉम एब्रॉड में, तो इसमें हम लोग रहते हैं पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का पेमेंट। अब ये इंटरेस्ट कैसा है, इंटरेस्ट का पेमेंट कैसा है, ठीक है, तो ये जैसे भारत सरकार क्या लेते हैं, ये लोन लेती है। ठीक है, इस लोन का जो पेमेंट होता है, इंटरेस्ट जनरेट होता है, इसका पेमेंट करती है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, वर्ल्ड बैंक से लिया, ठीक है, एशिया डेवलपमेंट बैंक से लिया, पेपर में अक्सर निकलता रहता है कि भारत ने वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन लोन ले लिया, जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ गई या केरल में बाढ़ आ गई या कहीं पे कुछ भी आ गया, फ्लड आ गया या तूफान आ गया या कोई भी साइक्लोन आ गया, तो इंडिया को तुरंत 500 मिलियन का जो है लोन लेता है, तो ये इसका पेमेंट भी करता है। ये नेट इनकम फ्रॉम एब्रॉड में ही ऐड होता है। ठीक है, थर्ड जो चीज़ इसमें आ जाती है वो आपकी आ जाती है, इसमें जो वो होता है उससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या जाता है हमारा प्राइवेट रेमिटेंस। ठीक, प्राइवेट रेमिटेंस जो अभी हमने बात करी, जो इंडिया के लोग हैं और बाहर वर्क कर रहे हैं, ठीक है, ये आ जाता है प्राइवेट रेमिटेंस आ जाती है। जैसे इंडिया के लोग, बहुत से लोग हैं जो गल्फ में, अभी हमने डिस्कस किया इसके पहले। ठीक है, तो इससे निकाला जाता है NIFA, इस तरह से कैलकुलेट होता है हमारा NIFA। तो ये समझ में आपको आ गया होगा कि GDP और GNP में क्या रिलेशन है। ठीक, अगर हम किसी इकनॉमी में, अगर हम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे हैं कि अगर GNP इक्वल्स टू GDP अगर हम लोग कर दें तो ये कौन सी इकनॉमी कहलाएगी। ठीक है, इसको कौन सी इकनॉमी बोलेंगे अगर हम लोग GNP इक्वल्स टू GDP कर देते हैं, तो इसको कौन सी इकनॉमी बोलते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे बहुत सी इकनॉमी है, आपने सुना होगा, एक होती है कैपिटलिस्ट इकनॉमी होती है। ठीक है, जो अमेरिका की इकनॉमी है कैपिटलिस्ट है, इसमें जो रिसोर्सेज का जो कंट्रोल करता है वो ज़्यादातर कौन करते हैं, प्राइवेट लोग करते हैं। ठीक है, अपने देश की जो इकनॉमी है वो है मिक्स इकनॉमी है, जिसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों ही कंट्रोल करते हैं, इसलिए मिक्स इकनॉमी बोल दी गई। ठीक है, दूसरी आ जाती, तीसरी आ जाती है, एक आती है सोशलिस्ट आती है, या कमांड या कम्युनिस्ट आ जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट रिसोर्सेज को
कंट्रोल करती है। एक आ जाती है ओपन इकोनॉमी आ जाती है, ठीक है, जहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट चालू होता है, ठीक है। एक आ जाती क्लोज इकोनॉमी आ जाती है, जहाँ पे जो है नो एक्सपोर्ट नो इंपोर्ट, ना कोई आयात होता ना कोई निर्यात होता है, ठीक है, ये होती है क्लोज इकोनॉमी। तो इस इकोनॉमी को भी जीएनपी बराबर जब जीडीपी हो जाएगा, यानी यहाँ पे क्या चीज़ नहीं है, यहाँ पे नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं है, ये इतना पोर्शन नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया, ये एक तरह से कैसी इकोनॉमी हो गई, ये एक तरह से क्लोज हो गई, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो रहा है। ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट का ही तो मैंने बताया था, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, तभी तो ये लिखा गया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि जब जीएनपी को जीडीपी कर देते तो उस देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। क्या आपको पता है ऐसी कोई कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है? तो इसका राइट आंसर है ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करती है, ठीक है। एक देश है ऐसा, नॉर्थ कोरिया, आपने नाम सुना होगा नॉर्थ कोरिया का, ठीक। ये जो नॉर्थ कोरिया है ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिर्फ एक ही देश से करता है, चाइना से, लेकिन अब ये भी धीरे धीरे सब जगह करने लगा है, नॉर्थ कोरिया भी, ठीक। अब आगे बात करते हैं हम लोग मेथड ऑफ जीडीपी। जीडीपी के कितने मेथड होते हैं? तो जीडीपी के 3 तरीके होते हैं, ठीक। पहला जो मेथड होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड, ठीक है। इसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं इसको कंजप्शन मेथड, इस नाम से भी जाना जाता है। एक्सपेंडिचर को कंजप्शन मेथड भी बोला जाता है। दूसरा मेथड होता है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग जीवीए के नाम से जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड के नाम से जानते हैं, ठीक है। तीसरा इनकम मेथड है जिसको आय मेथड हम लोग बोल देते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझते हैं, अक्सर इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझ लीजिए, और भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आ जाता है वो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें होता क्या है, इसमें एक फॉर्मूला होता है C+I+G प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट का, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। एक्सपोर्ट से हम लोग इंपोर्ट माइनस कर देते हैं, ये फॉर्मूला होता है, जिसमें कि सी जो है ये कंजप्शन है, कितना कंजप्शन हुआ, कितना गुड्स मटेरियल, ठीक है। इसमें जो है एग्जिस्टिंग हाउस जैसे नेशनल रेंट है, ठीक है, रेंट आ गया, ठीक है। परचेज इसमें नहीं इंक्लूड करते हैं, इन्वेस्टमेंट है। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है इसमें जो है आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जो आपकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, ठीक। अब ये जी है, इसमें कुछ क्या आ जाती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है, जी फॉर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट है। जैसे गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, किसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है, जैसे सब्सिडीज़ में करती है, स्कीम्स में करती है, जैसे पीएम किसान योजना स्कीम चला रही है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट में करती है, अलावेंस में करती है, मनरेगा में करती है। इस तरह की जो स्कीम चल रही है, इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट है, इसमें कहलाता है गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट आ जाती है। सब्सिडी, सैलरी, पेंशन, लॉ ऑर्डर मेंटेन करती है, डिफेंस में खर्च करती है, ये सब आ जाता है, ठीक है। अब ये एक्स माइनस आई क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट है। इस तरह का क्या है, जैसे कोई फरारी इम्पोर्ट हो गई, फरारी कार, और कार जो नैनो कार है ये एक्सपोर्ट कर दी गई है। तो बहुत से आइटम हैं जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होते रहते हैं, जैसे चाइना के ज़्यादातर मोबाइल हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होते रहते हैं, वो सब यहीं पे कैलकुलेट होंगे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर मेथड क्या है, ठीक है। दूसरा है प्रोडक्शन मेथड, जिसको हम लोग ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। एडिशन मत लिखिएगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, जो 2017 में जो है अरुण जेटली साहब ने कॉन्सेप्ट दिया था, ग्रॉस वैल्यू एडेड। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, बेस्ट एग्जांपल है, जैसे कोई प्रोड्यूसर है, ठीक है, प्रोडक्शन मेथड भी इसको बोलते हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग प्रोड्यूसर ले लेते हैं, ठीक। प्रोड्यूसर है वो, मान लेते हैं कि रॉ मटेरियल खरीदता है स्टील, ठीक। वो कितने का खरीदेगा, 1 लाख का खरीदता है रॉ मटेरियल, ठीक है, 1 लाख का स्टील खरीदता है। दूसरा वो क्या खरीदता है, इंजन वो लेता है 5 लाख का, ठीक। तीसरा क्या लेता है, तीसरा वो ट्रैक्टर बनाता है, ठीक है, यानी 1 लाख का जो है स्टील लेता है, 5 लाख का इंजन लेता है, और करीब 10 लाख का वो एक ट्रैक्टर बना के तैयार करता है। तो इसमें अगर हम बात करें टोटल सेल वैल्यू की, टोटल सेल वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, तो इसमें टोटल सेल वैल्यू होगी 16 लाख। टोटल सेल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 लाख। 1 लाख का स्टील लिया, 5 लाख का इंजन, और 10 लाख का उसने ट्रैक्टर एक बना के तैयार कर दिया। एक प्रोड्यूसर है, उसका काम है, मैन्युफैक्चर है, उसका काम है ट्रैक्टर बनाना या कुछ भी
ऐसी चीज़ बनाना। तो ये टोटल सेल वैल्यू आ गई 16 लाख। लेकिन एक बात आपने ध्यान नहीं दी होगी, ये जो इतना है ये हमारा है इंटरमीडिएट गुड्स है, ठीक है। मैंने डेफिनेशन में शुरू में बताया गया था कि ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड होगी, ना कि इंटरमीडिएट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, यानी टोटल सेल वैल्यू से माइनस कर देंगे, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग इसको माइनस कर देते हैं, ठीक। तो ये जो है GVA कहलाता है, इसको हम लोग माइनस कर देंगे टोटल सेल वैल्यू माइनस इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो टोटल सेल वैल्यू हमारी कितनी थी, 16 लाख थी, और इंटरमीडिएट गुड्स कितना है, तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स हमारा 6 लाख है, ठीक है, 6 लाख है। तो ये हमारा हो जाएगा 10 लाख, ठीक। तो यही हमारा आएगा ग्रॉस वैल्यू एडेड। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोडक्शन मेथड। अब प्रोडक्शन मेथड कैलकुलेट करने के, जैसे हमने ये ट्रैक्टर ले लिया, कैलकुलेट कर लिया, ऐसे बहुत से लोग कॉटन में करेंगे तो जब तक शर्ट नहीं बन जाती, ठीक है, शर्ट हमारी क्या ऐसी है, प्रोडक्ट है, ये हमारा फाइनल गुड्स है, ठीक है, और ये कैसा है, ये इंटरमीडिएट है, रॉ मटेरियल है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करते हैं GVA। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फिर GDP GVA में क्या अंतर है, तो ये हमने नहीं दिया, ये गवर्नमेंट नहीं दिया। अगर हम बात करते हैं GVA की, GVA है क्या, तो GVA है हमारा प्रोड्यूसर साइड होता है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस हो रहा है, प्रोड्यूसर साइड। हमने अभी बोला ना प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चर, तो प्रोड्यूसर साइड है। अब प्रोड्यूसर का क्या काम है, सप्लाई चेन, सप्लाई करना, ठीक है, ये सप्लाई साइड रहेगा, या प्रोड्यूसर साइड बोलें या सप्लाई साइड। और GDP क्या है, GDP हमारा कहाँ रहेगा, ये हमारा GDP रहेगा कंज्यूमर साइड, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं कंज्यूमर की तरफ। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये हमारा डिमांड साइड हो गया, ठीक है, जब हम डिमांड करते तभी तो, ठीक। तो ये GDP में आएगा। अब जैसे कोई शोरूम में कार खड़ी है, ठीक, जब तक डिमांड नहीं होगी तब तक वो शोरूम में कार रहेगी, या उस शामिल ही नहीं होगी जब तक, ठीक है, वो GDP में शामिल नहीं होती। कोई अगर कार शोरूम में है, जब तक उसको परचेज नहीं करोगे तब तक GDP में शामिल नहीं होती, ठीक। प्रोडक्शन मेथड में क्या होता है कि उसको परचेज करो चाहे ना करो वो शामिल हो जाती है, प्रोड्यूसर मेथड है, ठीक है। इसमें से दोनों ही मेथड है, ये GDP का ही है। तो ये GVA है और ये GDP। अगर दोनों में रिलेशन निकालें तो GDP आपने देखा होगा, जब ये प्रोड्यूसर साइड है तो इसमें टैक्स भी इंक्लूड होगा, तो इसको हम लोग मार्केट प्राइस कर देते हैं। और GVA जो है ये किसान है, एग्रीकल्चर में यूज़ होता है, ठीक है, प्रोड्यूसर है, ये सब लोग हैं, तो ये फैक्टर कॉस्ट हो जाता है एक तरह से। देखिए फैक्टर कॉस्ट ही तो होगा। अगर हम जो है इनकी जो इनकम, इसमें टैक्स अगर जोड़ दें, जो ये 10 लाख आया है, इसमें प्लस कर दें हम लोग और टैक्स ना जोड़ें, तो ये अभी फैक्टरी कॉस्ट है, ठीक है, मार्केट प्राइस नहीं पता चली इसमें। उसी तरह यहाँ पे भी GVA फैक्टर कॉस्ट में होता है, और प्लस हम लोग क्या जोड़े, इसमें टैक्स जोड़े, और माइनस क्या कर दें हम लोग, सब्सिडी माइनस कर दें। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, ठीक, कि GDP इक्वल्स टू मार्केट प्राइस, मतलब GDP मार्केट प्राइस इक्वल्स टू क्या है, GVA फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्स माइनस सब्सिडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हमने बनाया है, समझा है आप लोग ने, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं NDP कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जिसको हम लोग कुल घरेलू उत्पाद कह देते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें माइनस करते हैं डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन कुछ नहीं होता, जैसे आपने कोई बाइक खरीदी, परचेज करी, उसमें दोबारा मेंटेनेंस का एक पैसा लगता है, वेयर एंड टेयर में मेंटेनेंस का जो पैसा होता है, यही कहलाता है डिप्रीशिएशन, ठीक। तो ये जो मेंटेनेंस का पैसा, मान लेते हैं बाइक कभी ख़राब भी हो जाती है, तो उसमें 50 रुपीज़ लग गए, या कितना भी लग गया, 500 लग गया, ठीक है, इतना ही पैसा लगता है, तो उसको हम लोग माइनस कर देते हैं जब उसकी GDP वैल्यू आई थी, कैलकुलेट किए थे, ठीक। तो ये हमारा आ जाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं। सेम वैसे ही NNP भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, GNP को हम लोग माइनस कर देते हैं डिप्रीशिएशन में। अभी हम लोग ने पढ़ा डिप्रीशिएशन क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज एक कभी ना कभी तो ख़राब होंगी, दोबारा पैसा लगेगा, तो यही चीज़ कहलाता है डिप्रीशिएशन। ऐसे भी हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, NI कैलकुलेट कर सकते हैं NNP से, ठीक। ये बात आप लोग के समझ में आ गई होगी कि NI के कैलकुलेट करने के 4 तरीके हैं, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब एक और तरीका है जो हम लोग ने नहीं पढ़ा, डिस्कस नहीं किया, वो ये है इनकम मेथड, ठीक है।
ये मेथड रह गया है इनकम मेथड, ये भी देख लेते हैं। इनकम मेथड में क्या है, हम लोग सबकी वेजेस जोड़ लेते हैं, WIPR, विप्रो ऐसे करके लिख लो या विप्र लिख लो। W से हम लोग जोड़ते हैं वेजेस, ठीक है। वेजेस किसकी होती है, लेबर की तो होती है वेजेस, इसकी वेजेस जोड़ लेते हैं। इनकम जोड़ना है हमें सबकी इनकम। I से होता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसका हम लोग निकालते हैं, कैपिटल का, ठीक है, इसका हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं। कोई पैसा लगाता है तो अपना इंटरेस्ट तो लेता है, ये वही है, ठीक। अब दूसरा होता है P, होता है प्रॉफिट, ठीक है। तो प्रॉफिट कौन लगाएगा, ये एंटरप्रेन्योर होता है, वही एंटरप्रेन्योर, ठीक, ये लगाता है। अब होता है रेंट, यानी R, रेंट। तो रेंट कौन है, लैंड है या बिल्डिंग है, किसी की बिल्डिंग है, उसने किराए से उठा दी है तो रेंट हो गया, ठीक है। तो ये इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं GDP, ठीक। ये बात समझ में आ गई होगी कि GDP कैसे कैलकुलेट की जाती है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चन है जो इससे रिलेटेड हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अच्छा, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, जो देश की जनसंख्या है उससे हम लोग क्या है विभाजित कर देते हैं, तो NNP, पर कैपिटा इनकम PCI आ जाता है। पहला क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इन इंडिया, ठीक है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो कि रिस्पॉन्सिबल है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। नेशनल इनकम कौन निकालता है, ठीक है, देश में, तो मैंने बताया था CSO निकालता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस, ठीक है। अब बात करते हैं नेशनल इनकम ऑफ कंट्री फॉर ए गिवन पीरियड इज इक्वल टू। नेशनल इनकम, देश की जो राष्ट्रीय आय है किसी भी देश की, ये कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है कि कुल मूल्य, यानी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय हाउस होल्ड। तो हाउस होल्ड के द्वारा तो नहीं होती भाई, हाउस होल्ड तो कैलकुलेट ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये गलत हो गया ऑप्शन, ठीक। दूसरा है कि सम ऑफ द टोटल कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, तो ये भी नहीं हो सकता। कंजप्शन इन्वेस्टमेंट, ये फॉर्मूला तो है C + I + G + X - M, लेकिन इसमें ये चीज़ मिसिंग है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी गलत हो गया, ठीक है। C ऑप्शन है सम ऑफ पर्सनल इनकम, पर्सनल इनकम हो ही नहीं सकता। अभी हम लोग ने पढ़ा WIPRO वेप्रो करके, ठीक है, जिसमें वेजेस आ गया, इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, प्रॉफिट आ गया और रेंट आ गया, ये भी नहीं कैलकुलेट हो सकता है। D ऑप्शन देख लें, ये कह रहा मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, कुछ हद तक ये सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा राइट आंसर है। आगे मूव करते हैं हम। अब ये कहता है विच ऑफ द मेथड नॉट यूज टू कैलकुलेट GDP, इसमें से कौन सा तरीका है जो GDP जिसमें कैलकुलेट नहीं किया जाती। तो हमने अभी पढ़ा था एक्सपेंडिचर मेथड है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंजप्शन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। और हमने इसमें और भी मेथड देखे, जैसे कि कौन सा था, एक था प्रोडक्शन मेथड जिसको हम लोग GVA बोलते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड बोलते हैं, ठीक है। और एक था हमारा इनकम मेथड, ठीक है। तो ये 3 मेथड है, ये IAS के एग्जाम में भी पूछा गया है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये जो C ऑप्शन है ना, इन्वेस्टमेंट मेथड, ये नहीं है, इन्वेस्टमेंट मेथड इसमें नहीं होता। अब बात करते हैं कि कैलकुलेशन ऑफ GDP, जो हम लोग ने फॉर्मूला पढ़ा, इसको हम लोग बोलते हैं चिंगम फॉर्मूला, चिंगम, ठीक है। तो इसमें क्या नहीं है, तो ये फॉर्मूला के अनुसार देखिए आप कौन सा मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन नंबर जो B है वो सेम इसी के अकॉर्डिंग है, तो यही राइट आंसर है, ठीक है। अब आगे है NNP हमने पढ़ा था कि NNP कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो NNP इसे हम लोग क्या करते हैं, GNP जो है इसको हम लोग माइनस कर देते हैं डिप्रिसिएशन को, ठीक है, तब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं NNP। तो इस तरह का कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, तो उसमें टिक कर दीजिए, ये ऑप्शन नंबर B है, इसमें ऐसा दिख रहा है, इसको टिक कर दीजिए। अब आगे देखते हैं। अब ये पूछ रहा है कि किसने ये बुक लिखी, हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो ये बहुत फेमस बुक है, मैंने बताया था SSC के एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है। तो इसका राइट आंसर है क्या है, B है, दादा भाई नौरोजी ने ये बुक लिखी है। तो इसी के साथ ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और इसी तरह आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।